हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मिस्टर मैथ्स एकेडमी के अनदर वीडियो में, जहां आपको मिलने वाली है आज की क्लास में क्लास 9th चैप्टर है हमारा ग्रेविटेशन के। हम न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। जिस जिस बच्चे का चैप्टर आ रहा है ग्रेविटेशन, वो प्लीज एक बार हमारी आज की इस वीडियो पे खासा ध्यान रखें, ठीक है। ओके समझना बहुत ध्यान से विच इज कि यहाँ तो इस पेज में कुछ भी नहीं है, बट नेक्स्ट पेज पे हम देख लेते हैं एक बार। विच इज क्या है ग्रेविटेशन। जो मुझे पता है ग्रेविटी, सर ग्रेविटी अभी तक मुझे पता था कि धरती हमें अपनी तरफ खींचती है, एक फिक्स फोर्स है, ठीक है। क्या है वो फिक्स फोर्स, क्यों खींचती है उस फिक्स फोर्स से वो धरती हमें अपनी तरफ, एंड कहाँ तक जरूरी है हमारे लिए ये फिक्स फोर्स, देखो। और क्या ये जो फोर्स है ये हर जगह लगती है? डेफिनेटली ये फोर्स हर जगह लगती है। किस किस के बीच में लगती है और क्यों लगती है, वो सब चीजें हम नए चैप्टर में पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दैट की हर दो चीजें इस यूनिवर्स में आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। और ये किस उस पे करती है, बेसिस पे करती है? ये करती है उसके मास के बेसिस पे। क्या उसके मास, उसका जो वेट है उसके बेसिस पे। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। यहाँ पे नजर आ रहा है ग्रेविटेशन कहीं पे? नहीं है, ओके। probability, corner matter in the surrounding, like process French revolution, आप पढ़ा थे SST। ओके, इसमें लोड करूं फोटोज, इंपोर्ट। ये रिकॉर्ड लेक्चर है, छोड़ो। ये आते सीधा फोटोज पे आते हैं। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये बोलता है कि दो ऑब्जेक्ट, क्या दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, और करेंगे तो कितनी फोर्स के साथ करेंगे, ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है। दैट जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, क्या ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे? हाँ जी करेंगे। ये किस बात के ऊपर डिपेंड करती है चीज? ये इस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि दोनों का मास क्या है। क्या दोनों का मास क्या है, पहली बात। और दूसरी बात कि दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है। क्या डिस्टेंस कितना है। इसी चीज को डिफाइन करने के लिए हमने क्या किया, दैट फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों के मास के मल्टीप्लिकेशन से, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर से। क्लियर है? अच्छा जी। लेकिन इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को मुझे इक्वल करने के लिए एक जी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। अच्छा जी, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है मेरे पास? नेक्स्ट है मेरे पास इसमें विच इज सर यूनिट्स ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। इसकी यूनिट क्या है? क्या यूनिट क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो मेरा जी है, आखिर इसकी यूनिट क्या है वो देख लेते हैं एक बार। विच इज सर फोर्स जो है मेरा वो क्या है? जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कम m1 इंटू m2 अपॉन में r स्क्वायर। क्या m1 इंटू m2 अपॉन में r स्क्वायर। नाउ सर अगर मुझे g की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा? जो g यहाँ डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे f जो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, और जब रेसिप्रोकल करेंगे तो मेरा g आ जाएगा f इंटू r स्क्वायर अपॉन में m1 इंटू m2। क्या बोलो? f इंटू r स्क्वायर अपॉन में m1 इंटू m2। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। यूनिट ऑफ जी, ग्रेविटी की यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ एफ इंटू में यूनिट ऑफ डिस्टेंस। बाकी वही जो ये फॉर्मूला है इसको क्लियर किया हुआ है यहाँ पे, दैट्स इट, ठीक है। और यही से ऐसे यूनिट जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की निकल के आती है। क्या सर? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, यूनिट ऑफ डिस्टेंस होती है मीटर स्क्वायर, अपॉन में यूनिट ऑफ मास इंटू यूनिट ऑफ मास मेरा केजी स्क्वायर। तो एनएम स्क्वायर अपॉन में केजी स्क्वायर। क्या एनएम स्क्वायर अपॉन में केजी स्क्वायर। नेक्स्ट आता है वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। क्या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की जो वैल्यू है वो क्या होगी वो देख लेते हैं। सर अगर मेरा मास भी 1 है, अगर मेरा डिस्टेंस भी 1 है, तो मेरी ग्रेविटी कितनी आ जाएगी? मेरी ग्रेविटी मेरी फोर्स के बराबर आ जाएगी, ठीक है। दैट मींस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज ईच ऑफ यूनिट मास ऑफ 1 kg। दो ऑब्जेक्ट है जिनका वेट है 1 kg,
ठीक है, और जो उनका जो बीच का डिस्टेंस है वो भी क्या है, वो है 1 मीटर। क्या है, 1 मीटर। आई होप इतनी क्लियर है आपको। आगे चले। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है मेरा which is सर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन लाइट ऑब्जेक्ट एंड हैवी ऑब्जेक्ट। क्या, लाइट ऑब्जेक्ट एंड हैवी ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? क्या ग्रेविटेशन फोर्स कितनी है एक लाइट ऑब्जेक्ट और एक हैवी ऑब्जेक्ट के बीच में? ठीक है, क्या लाइट ऑब्जेक्ट एंड हैवी। सर ये देख लेते हैं। उस चीज के लिए हमने क्या किया है, हमने एक फॉर्मूला निकाला विच इज कि ये क्या होती है, अलग अलग स्टडी से मालूम पड़ा है कि हमें जी की वैल्यू जो है वो मिलती है 6.67। क्या, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्लियर है? तो ये वैल्यू को याद कर लेना, इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं आएगी। इसके न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, वहां हम इसको देख लेंगे। क्लियर है मेरी बात? अच्छा जी, लेकिन सर यही जो ग्रेविटी है ये अर्थ के ऊपर लग रही है तो कितनी आती है? जब हम 1 किलो के ऑब्जेक्ट को अर्थ पे फेंकते हैं, ठीक है, तो हमने ये देखा है कि वहां पे जो ग्रेविटी लगती है अर्थ पे वो लगती है 9.8 न्यूटन। क्या लगती है? 8 न्यूटन। कैसे लगती है उस चीज को अब हम डेरिवेट कर लेते हैं। सर आपने बोला है यहाँ पे क्या है सर, m1 मेरा 1 kg है, m2 है मेरा लेट्स से 6 इंटू 10 की पावर 24 kg। अभी m2 क्या है वो देख लेते हैं। देखो मास ऑफ द बॉडी यानी कोई ऑब्जेक्ट जो मैं उसके ऊपर फेंक रहा हूँ उसको क्या बोलेंगे, मास ऑफ द बॉडी। और m2 क्या है, मास ऑफ द अर्थ। मास ऑफ अर्थ क्या है बोलो, 6 इंटू 10 की पावर 24। क्या, 6 इंटू 10 की पावर 24। ये क्या है, अर्थ का मास है। क्या है, अर्थ का मास है। डिस्टेंस ऑफ बॉडी फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ, डिस्टेंस ऑफ बॉडी फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ। नाउ अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसका सेंटर ऑफ द अर्थ से कितना डिस्टेंस है वो निकाल लेते हैं हम। तो 6400 किलोमीटर कितना है, ये अर्थ का रेडियस बोलते हैं इसको, 6400 किलोमीटर, जिसको मैं 6.4 इंटू 10 की पावर 6 बोल सकता हूँ। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज हम निकालने के लिए क्या करते हैं, F इक्वल्स टू GM1 अपॉन M1 M2 अपॉन में R स्क्वायर। इस फॉर्मूले में जब मैं वैल्यू डालूंगा 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू 1 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 24 अपॉन 6.4 इंटू 10 की पावर 6 के होल की पावर 2, सॉल्व कर कुरा के मेरा मोटा मोटी जो आंसर आता है वो आता है 9.8 न्यूटन। क्या आता है? कभी कभी क्वेश्चन में अगर दे रखा हो तो आप जो है वो स्मॉल जी, इसको स्मॉल जी बोलते हैं। स्मॉल जी को अगर दे रखा हो क्वेश्चन में तो आप 10 न्यूटन ले सकते हो अगर बोला गया है तो, अदरवाइज आपको हमेशा क्या लेनी है, 9.8। इतनी बात क्लियर है? आगे चले। नाउ नेक्स्ट जो आता है मेरा वो क्या आता है, वो आता है ये। देख लेते हैं एक बार यहाँ पे क्या दिया हुआ है। देखना बहुत ध्यान से, विच इज, एक काम कर, तेरे घर तो मैं पी भी सकता हूँ, डार्क कॉफी। ब्लैक कॉफी, हाँ बढ़िया बढ़िया, ठीक है। मेरा वही दूध वाली नहीं ना, ब्लैक कॉफी, हाँ ब्लैक कॉफी। ओवियान जल्दी आ। अच्छा चल रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, वहीं जाके बैठ गया। इधर देख, m1 इंटू m2 है। so when two both the bodies are heavy, जब दोनों बॉडीज क्या है, हैवी है। क्या है, हैवी है। तो उस केस में हम क्या करेंगे देख लेते हैं एक बार, विच इज
देखो क्या दे रखा है पे सामने आपको, फॉर एग्जांपल अर्थ और मून दोनों की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। सपोज द टू बॉडीज आर अर्थ एंड मून, मान के चलो दोनों बॉडीज क्या है, एक है अर्थ एक है मून। तो मून का मास क्या है, मून का मास होता है मेरा सर 7.4 इंटू 10 की पावर 22 केजी। सर अर्थ का मास क्या है, अर्थ का मास होता है 6 इंटू 10 की पावर 24 केजी। इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कैसे निकलेगा, दोनों का रेडियस, क्या दोनों का रेडियस प्लस जो बीच में एक्चुअल डिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा जी, और हमारे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या है हमारे सामने, which is 6.67 into 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, क्लियर है। अच्छा जी, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है अर्थ की और मून की बताए तो F इक्वल्स टू बोलो G into m1 into m2, F is equal to G1 into m1 into m2 अपॉन में r स्क्वायर, R क्या दैट मींस क्या हुआ सर, G क्या है मेरा, G तो सर 6.67 into 10 की पावर -11 है। m1 into m2 क्या है सर, m1 है मेरा 6 into 10 की पावर 24 और m2 क्या है 7.4 into 10 की पावर 22 अपॉन में r स्क्वायर, r क्या है मेरा 3.84 into 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर। आगे बच्चे बात क्लियर है। अच्छा जी सर, इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा क्या आएगा 2.01 into 10 की पावर 20 न्यूटन्स, क्या 2.01 10 की पावर 24 न्यूटन्स। इसका मतलब क्या हुआ, इट इज वेरी लार्ज फोर्स which is exerted by the earth on the moon। हम मून पे बहुत जबरदस्त फोर्स लगाते हैं, ठीक है, इसीलिए वो बेचारा हमारे चक्कर काटता रहता है। इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या सेंट्रीपिटल फोर्स, ये क्या प्रोवाइड करता है, ये नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से जो है मून हमारे चारों तरफ चक्कर काटता है। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। ओके आगे देखते हैं। थर्ड लॉ नेक्स्ट है मेरा ग्रेविटेशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, ग्रेविटेशन का और न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन का क्या वो है, देखो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या था मोशन का, व्हिच इज एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यस, दैट मींस क्या मैं बोल सकता हूं, व्हिच इज कि सर अगर इफ द स्टोन आल्सो एक्सर्टेड एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द अर्थ, देन व्हाई डू नॉट वी सी द अर्थ राइजिंग अप टुवर्ड्स द स्टोन। देखो अगर मैंने कोई, आपने बोला सर चांद और पृथ्वी दोनों एक दूसरे को तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कौन एक दूसरे को खींचेगा अपनी तरफ, बात आती है कि दोनों खींचेंगे, लेकिन ज्यादा मूव कौन करेगा, हल्के वाला। रीजन मून है, यस। रीजन क्या बोलेंगे हम इसमें, रीजन ये बोलेंगे एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। ओके, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी मेरा एक्सेलरेशन इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी फोर्स कितनी लग रही है पर आपका मास कितना है। जितना ज्यादा मास उतनी कम एक्सेलरेशन, जितना कम एक्सेलरेशन उतना ज्यादा मास, ठीक है। दैट मींस कि अगर हम जो है उसको एक पत्थर को फेंकते हैं ऊपर की तरफ और ये उम्मीद करते हैं कि वो पत्थर धरती को अपनी तरफ खींचेगा, तो इसमें क्या आएगा एक्सेलरेशन, क्योंकि अर्थ धरती का अपना ही एक्सेलरेशन इतना बढ़ ज्यादा है कि जो पत्थर है वो उसको अपनी तरफ नहीं खींचेगा, खींचे, ठीक है। और या फिर खींचेगा भी तो इतना स्लो खींचेगा कि आपको नजर ही नहीं आएगा। सेम चीज होती है चांद के साथ, हम चांद को अपनी तरफ खींच रहे हैं, चांद मुझे अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन जब मैं चांद को अपनी तरफ खींचता हूँ तो चांद मिलता हुआ हमें नजर आता है, लेकिन जब चांद हमें अपनी तरफ खींचता है तो हम हिलते हुए नजर नहीं आते, ठीक है। आगे आते हैं। पंखा बंद कर दो यार। आगे चलते हैं। इधर देखो, द मास ऑफ द अर्थ, यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन शुरू करो फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टार्ट। द मास ऑफ द अर्थ इज 6 into 10 की पावर 24 kg एंड दैट ऑफ द मून इज 7.4 into 10 की पावर 22 kg। अगर दोनों के बीच में जो डिस्टेंस दे रखा है वो दे रखा है 3.84 into 10 की पावर 5 किलोमीटर। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून
ठीक है जी, फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून। पहली बात तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि अर्थ जो है वो मून के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगी। कर तो फोर्स भी मून भी अर्थ की तरफ रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन ज्यादा किसका होगा, वो होगा मून का। नाउ सर जो जो चीजें पहले दे रखी है एक बार वो ले लेते हैं। मुझे क्या क्या दिया, मुझे सबसे पहले देख लेते हैं हम यहाँ पे। मुझे क्या दिया है, मुझे दिया है सर एम। क्या दिया है, एम। एम कितना है, M1 देखते हैं सर। M1 कितना है, मास वन कितना है 6 × 10⁻24 kg। क्या 6 × 10⁻24 kg। नेक्स्ट है मास ऑफ द मून M2। क्या कुछ डालना नहीं है ऐसे। मास ऑफ द मून M2। M2 कितना है 7.4 × 10⁻22 kg। क्या 7.4 × 10⁻22 kg। ओके, आर कितना है बिटवीन द अर्थ एंड द मून, डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द मून कितना है देखो, विच इज इसने इसी ने खुद ही बोला है, विच इज आर मेरा क्या आ गया 3.84 × 10⁵ किलोमीटर, या फिर 3.84 × 10⁸ मीटर्स में। क्लियर है, सब चीजें हमें एक ही यूनिट में रखनी है, खासकर किलोमीटर सॉरी मीटर में और किलोग्राम में। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एज यूजुअल मेरा क्या है 6.7 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके जी, तो जो चीजें मेरे पास गिवन थी मैंने वो लिख ली। अब हम वो निकालेंगे जिसकी हमें जरूरत है। क्या देखना बहुत ध्यान से, क्या दिया हुआ है यहाँ पे। नाउ द फोर्स एक्सर्टेड बाय वन बॉडी टू अनदर बॉडी, फॉर्मूला क्या है मेरा, F = G × M1 × M2 अपॉन में R स्क्वायर। क्या G × M1 × M2 अपॉन में R स्क्वायर। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। ठीक है, नाउ F कितना है मेरा, F है 6.7 × 10⁻⁻11 × 6 × 10⁻24 × 7.4 × 10⁻22। ठीक है, नीचे क्या है 3.84 × 10⁸ का होल स्क्वायर। क्या होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है, चले आगे। ओके, हमने कुछ नहीं किया, हमने यहाँ पे वैल्यू डाली है। सबसे पहले तो मैंने जी की वैल्यू डाली यहाँ पे। जी की वैल्यू क्या है 6.7 × 10⁻⁻11, राइट। फिर मैंने डाली M1 की वैल्यू, मास वन की वैल्यू क्या है 6 × 10⁻24। फिर मैंने डाली मास टू की वैल्यू, वो जो थी 7.4 × 10⁻22। नीचे हम लिखेंगे आर स्क्वायर। आर क्या है, धरती से चांद तक का जो डिस्टेंस है उसका उसका वैल्यू ये है, तो उसका स्क्वायर ये हुआ। क्लियर है, इन सब चीजों को काट पीट के खोल खाल के सॉल्व कर कुरा के मुझे मिलेगा 2.01 × 10⁻20 न्यूटन्स। आई होप इतनी बात जो आपको क्लियर हो गई होगी। चले आगे। इसको सॉल्व क्यों नहीं करते पूरा, क्या इसको हम सॉल्व करके नहीं लिखते, नहीं ऐसे ही लिखते ऐसे लिखते हैं, ये स्टैंडर्ड यूनिट है। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, क्या है स्टैंडर्ड फॉर्मेट। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऐसा क्यों है वो मैं बता देता हूँ आपको। उसके पीछे का रीजन ये है कि हम हर बार क्या कर रहे हैं, हर बार एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा रहे हैं, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। ठीक है, इसलिए जब हमारा आंसर भी आ रहा है उसमें भी हम आंसर में भी यहाँ एक पे भी डिजिट के जीरो बाद ही पॉइंट लगा लगेगा। रहे हैं, और यहाँ पे जीरो लगा लगा के उसको हम ऐसे दिखा रहे हैं। ये बड़े बड़े नंबर के साथ डील करने का ना बड़ा अच्छा तरीका है। ठीक है, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 करो फटाफट। नंबर 2, the value of the gravity constant.
हेलो, तुम करवाई देता हूँ। चले, कहाँ पे थे हम? मैं तो कॉफी पी रहा हूँ। सेकंड विच इज क्या दिया हुआ मुझे? यस, द स्फीयर ऑफ मास 40 केजी। एक स्फीयर है जिसका मास है 40 केजी, तो m1 क्या है मेरा? 40 केजी, राइट? अच्छा जी, एंड m2 है मेरा 15 केजी। क्या m2 है मेरा? इसी बंदे, m2 है मेरा 15 केजी। क्लियर है मेरी बात? अच्छा, आगे क्या दिया हुआ है? r है मेरा 0.20 मीटर्स। r है मेरा 20 मीटर्स, क्योंकि उसने बोला 20 सेंटीमीटर अपार्ट है दोनों दूसरे से, ठीक है। और फोर्स जो है वो है 0.1 मिलीग्राम वेट। क्या फोर्स जो मेरे एफ है वो है 0.1 मिलीग्राम। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 0.41 इंटू 10 की पावर -6 किलोग्राम वॉट, किलोग्राम वेट। क्लियर है मेरी बात? अच्छा जी, मेरे को वर्ड लगा रहा ओके। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आपको जी की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? जी, ठीक है। कैसे निकालेंगे? विच इज, देखो, ग्रेविटेशन को, हाँ जी निकालना। जी का फॉर्मूला क्या होता है सर? एफ आर स्क्वायर अपॉन में m1 इंटू m2। ये कुछ नहीं है, इसी फॉर्मूले से डेरिवेट होके ये निकलता है। आई होप आपको पता ही होगा ये बात, ठीक है। दैट मींस सर फोर्स कितनी थी? फोर्स थी 0.1 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 9.8, ठीक है। आर कितना है? 0.2 का होल स्क्वायर। m1 कितना है? m1 है 40 और m2 है 15। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको? अच्छा जी, कितना आएगा? कट कुटा के सॉल्व कर कुटा के मेरा क्या आएगा? 6.53 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। अब ये बात मेरी समझ लो, विच इज सर, मेरा जो वेट होता है, जो मेरा न्यूटन जो होता है, न्यूटन की वैल्यू हमेशा क्या होती है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये इसकी यूनिट है, राइट? जो न्यूटन की जो मेरी फोर्स की यूनिट थी, क्या थी? वो फोर्स का फॉर्मूला क्या था? मास इनटू एक्सेलरेशन। और मास कितना है किलोग्राम में? एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन आ गया मेरा, एन आ गया मेरा केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसीलिए मेरा आंसर यहाँ पे क्या आ गया? ये 9.8 न्यूटन ले लिया मैंने इसको। इतनी बात क्लियर है आपको? आगे चलते हैं। एक और क्या है? प्रॉब्लम नंबर 3, देखो बहुत ध्यान से पढ़ो, भी इसमें क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। The average distance of the sun from a planet is 4 times the comparison to its distance from the Earth. In how many years the planet will complete one revolution around the sun? मुझे आदत लगेगी उसकी। इधर देखो, the average distance of the sun from a planet is 4 times in comparison to distance from the earth। एक एवरेज डिस्टेंस जो है किसी प्लैनेट का सन से जो है वो हमारी पृथ्वी के 4 गुना है। इन हाउ मेनी इयर्स दैट प्लैनेट विल कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। देख लेते हैं एक बार। कैप्लर का जो थर्ड लॉ था वो क्या बोल रहा था? दैट टी स्क्वायर और आर क्यूब के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। दैट मींस टी1 अपॉन में टी2 दोनों के टाइम को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो आर1 अपॉन में आर2 के होल क्यूब का स्क्वायर आएगा, ठीक है। जहाँ पे R1 क्या है? इज द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ। R2 क्या है मेरा? 4 टाइम्स R1 है। उसने बोला ना कि एक जो डिस्टेंस है उसका वो क्या है? वो 4 गुना आ रहा है। क्या है?
4 गुना आ रहा है अर्थ के। इज द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। नाउ टाइम फॉर द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ इज, हम हमारी पृथ्वी को 1 साल लगता है वो रिवॉल्व होने में। T2 मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि R1 और नीचे वाला जो R2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 4R1, 4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल R1। क्या? क्यों? क्योंकि उसने बोला है सर इसका जो डिस्टेंस है वो क्या है 4 गुना है। R1 से मेरा R1 गया तो मेरा आंसर आ जाएगा 1/T2 इक्वल्स टू 1/4 की पावर 3/2, यानी कि T2 आ गया मेरा 8 इयर्स। आई होप इतनी बात जो है आपको क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 पढ़ो। Calculate the gravitational force of attraction between the stone weight 1 kg of the Earth. Mass of the Earth is 6 into 10 to the power of 24 kgs. What will be the acceleration produced in the stone? The acceleration produced by the Earth, given radius of the Earth is equal to 6.4 into 10 to the power 6 m. G is equal to 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square kilogram per second square. आगे देखो क्या दिया हुआ है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो निकालनी है मुझे इसमें, जिस स्मॉल जी बोलते हैं उसको, ठीक है। 1 किलो का सामान है जो अर्थ पे फेंका जा रहा है, फेइंग 1 किलो में। मास ऑफ द अर्थ इज, मास ऑफ द अर्थ दे दिया आपको। व्हाट विल द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द स्टोन, उस स्टोन में जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना प्रोड्यूस होगा वो देख लेते हैं। सर वेट कितना है 1 kg, अर्थ का वेट कितना है, ये जो क्वेश्चन मुझे गिवन है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कैसे निकालेंगे, F इक्वल्स टू G into M1 into N2 अपॉन में R², राइट। G की वैल्यू डाल दी मैंने, M1 डाल दिया, M2 डाल दिया, R² डाल दिया, मेरा आंसर आ गया 9.8 न्यूटन। ये होता है स्मॉल जी, जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नाउ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द अर्थ, अब हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द अर्थ। ठीक है, शोर है जब वो उसका फ्रिज का वॉशिंग मशीन का, ओके। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, क्या अब हम क्या देखेंगे, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द अर्थ। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द अर्थ, अर्थ में कैसे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो देख लेते हैं। सेम वही फॉर्मूला, F अपॉन मास ऑफ द स्टोन, F अपॉन मास ऑफ द स्टोन व्हिच इज 9.8 जो मेरी एक्सेलरेशन आई थी, अपॉन में मास ऑफ स्टोन से इसको डिवाइड कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा कि हमारा एक्सेलरेशन ये आ रहा है। क्लियर है, आ रही है बात समझ में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्या, प्रॉब्लम नंबर 5 पढ़ो जल्दी, करो फटाफट सॉल्व। The gravitational force between two objects is 200 newtons. How should the distance between the objects be changed? Sir, ये क्या लिखा है? So that the force between them becomes 100 newton. Sir, इस क्वेश्चन में हमको एक्चुअली करना क्या? द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज 200 न्यूटन। दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी कि F जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो कितना है 200 न्यूटन। क्लियर है मेरी बात। अच्छा जी, हाउ शुड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट बी चेंज्ड, कितना डिस्टेंस उसके बीच में चेंज होएगा, मतलब डेल्टा R निकालना है मुझे, व्हिच इज सो दैट द फोर्स बिटवीन द बिकम 100 न्यूटन। क्या इस 200 का मुझे 100 बनाना है, अगर 200 का 100 हो गया तो इसके R में क्या फर्क पड़ेगा। मुझे ये पता है कि सर ये तो हो गया मेरा ओरिजिनल F, क्या हो गया ओरिजिनल F, ये हो गया मेरा न्यू F, क्या हो गया न्यू F। न्यू F में मैं उसने बोला है कि ऑब्जेक्ट ना तो ऑब्जेक्ट का मास चेंज हो रहा, ठीक है, ना ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल कांस्टेंट चेंज हो रहा है, इतनी बात क्लियर है। नाउ क्या चेंज हो रहा है, अगर हो रहा है तो वो है R² यहाँ पे, और यहाँ पे नया आ रहा है। क्लियर है। अच्छा जी, देख लेते हैं, दोनों को डिवाइड कर लूं, फोर्स से फोर्स गया, G से G गया, M1 से M1 गया, M2 से M2 गया, R² से, अब ये तो जाएगा नहीं, लेकिन मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि 200 से अगर मैं 100 को काटूंगा क्या हो गया, तो 2 बचेगा। यहाँ से अगर मैं इसको काटूंगा तो मेरा क्या बचेगा, 2 बचेगा, क्या बचेगा 2R² upon R², R² अपॉन में R² इक्वल्स टू 2। अगर मैं इसको पूरे को बोल लेता हूं तो मेरा R' क्या आ जाएगा, √2R, क्या आ जाएगा √2R। क्लियर है मेरी बात। ओके, प्रॉब्लम नंबर 6 फटाफट करो जल्दी सॉल्व, जल्दी करो फास्ट। A body of mass 1 kg is placed at
a distance from 2 meters from another body of a mass 10 kg. At what distance from the body of 1 kg another body of mass 5 kg we place so that the net force of gravitation acting on the body of mass 1 kg is 0. A body of mass 1 kg, क्या एक बॉडी इसका मास है 1 kg, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, क्या उसको कितने डिस्टेंस पे रखा गया, 2 मीटर पे, जैसे ये रहा। क्लियर है मेरी बात? कितना डिस्टेंस है, 2 मीटर, 2 मीटर फ्रॉम अनदर बॉडी ऑफ मास 10 kg, एक और बॉडी है इसका मास क्या है 10 kg है, क्या है 10 kg है, ये रहा, इसका वेट क्या है 10 kg। What distance from the body of 1 kg another body of mass 5 kg be placed so that the net force of gravitation acting on the body of the mass 1 kg is 0। इसको मैं कितना दूर ले जाऊं उठा के, ताकि ये जो मेरे बीच में जो यहाँ पे वो लग रही है ना, वो कितनी हो जाए, वो हो जाए 0। क्या हो जाए 0। देख लेते हैं सर। पहली बात मुझे क्या पता है, distance between bodies A and B. Suppose the distance of body C from the body A be AC. That means R2 equals to X. क्या? R2 equals to X. Since net force of the gravitational acting on the body A of mass 1 kg is 0. क्या? Of mass 1 kg is 0. Therefore, force of attraction of B on A. मेरी बात सुनो। B का force of attraction क्या होगा? B on A. Force of attraction of C on A, force of attraction of B on A and force of attraction of C on A, वो दोनों क्या हो जाएंगे मेरे बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। That means सर GM1 M2 अपन में R1 का स्क्वायर, GM1 M अपन में R2 का स्क्वायर, GM1 M से GM1 से GM1 M1 मेरा चला जाएगा, मेरा क्या बचेगा M2 अपन में R1 का स्क्वायर, इधर क्या बचेगा M1 अपन में R2 का स्क्वायर। अच्छा जी, अब इनकी वैल्यूज डाल लेते हैं तो मुझे क्या मिलेगा सर 10 अपन में 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 अपन में x का स्क्वायर, सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यू हो जाएगी √2। आई होप इतनी बात जो आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, √2 की क्या वैल्यू होती है सर 1.14 मीटर आ गया मतलब आंसर। चले 1.41 1.41 41 से ना 14 बोल दी और √3 की वैल्यू होती है 1.72। आगे देखता हूँ कौन से न्यूमेरिकल्स है हमारे। वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के न्यूमेरिकल्स 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 ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तीन शायद लास्ट हो गए। तो एक और हमारी क्लास होगी ग्रेविटेशनल की, ठीक है, जिसमें हम बाकी बचे हुए वो देखेंगे। तेरा चैप्टर पूरा आ रहा है ग्रेविटी, आधा आ रहा है? मुझे एक बार दिखाएगा, दिखा सिलेबस फ्री फॉल में तेरा आएगा, सिलेबस दिखाइए। एक काम कर, अभी के लिए इस क्लास में ये खत्म करते हैं, मिलते हैं बच्चों आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट।